समस्त व्याकरण स्नेही जन एवं विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के द्वितीय भाग संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। संधि क्या है, संधि शब्द कैसे बना, इसके विषय में वास्तविक रूप से चर्चा करने के पश्चात हम लोग विस्तार से संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। संधि, संधि शब्द कैसे बना, ये सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय रूप में है। ये सम धा की इन तीनों शब्दों के मेल से संधि शब्द का निर्माण होता है। संधि शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? संधि, संधि माने होता है मेल या जोड़। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जोड़। इसी को आप कह सकते हैं संगम, सम्मिश्रण। ये संधि शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। संधि वास्तव में जो व्याकरण के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, संधि किसे कहते हैं। अब यहां पर सामान्य रूप से अर्थ स्पष्ट हो गया कि मेल या जोड़। तो किस चीज का मेल और जोड़, किन वर्णों का मेल और जोड़, क्या क्या मिलाने पर क्या जोड़ होता है, क्या योग होता है, तब किसमें किसमें क्या संधि होती है, इस विषय पर हम लोग देखेंगे। तो संधि, संधि शब्द को सामान्य रूप से आप परिभाषित कर लीजिए। इसकी परिभाषा चाहे तो हम संकेत रूप में आपको लिख दें। परिभाषा, ये परिभाषा शब्द के रूप में हम आपको संकेत कर दे रहे हैं। परिभाषा, संधि शब्द का क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, इस विषय में हम लोग समझ लें। दो वर्णों के परस्पर, परस्पर माने आपस में, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। इसको और विस्तृत रूप में चले जाइए तो इसकी दूसरी परिभाषा अपने आप आपकी निश्चित हो जाएगी, निर्धारित हो जाएगी। वो क्या है कि दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से वर्ण में जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को संधि कहते हैं। दो शब्दों के मिलने पर वर्ण संबंधित जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। अब संधि का शब्द का अर्थ आपका स्पष्ट हो गया कि संधि क्या है, किस किस वर्ण का कैसे मेल होता है। इसको और विस्तार के रूप में आप देख लें तो एक उदाहरण के रूप में देख लें, जैसे हिम धन आलय, ये दो शब्द हैं हमारे पास। तो प्रथम पद द्वितीय पद, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण, इन दोनों का मेल होने पर संधि होती है। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो म है, म में स्वर मिला हुआ है अ, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण है आ। तो अ और आ मिलकर के शब्द आपका बन जाता है ही मा ल या। ये आपका उदाहरण है। हिम धन आलय, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का प्रारंभिक वर्ण मिलाने पर जो परिवर्तन होता है उसी का नाम है संधि।
अब इस संधि के माध्यम से संधि के भेद कौन कौन से हैं, संधि के प्रकार कौन कौन से हैं, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि संधि के भेद। अब आए संधि के भेद के विषय में। संधि शब्द का अर्थ आपका एकदम स्पष्ट हो चुका है। अब संधि के कौन कौन से भेद हैं, इस विषय पर देखा जाए। संधि के भेद। संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से हैं? पहली संधि का नाम है, वो है स्वर संधि। इसी को हम अच संधि भी कहते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्रथम अध्याय में माहेश्वर सूत्र जब पढ़ा था उसमें अच और हल के विषय में, प्रत्याहार के विषय में पूर्ण रूपेण अध्ययन कर लिया है। अब स्वर अच, अच माने स्वर होता है, ये हमको स्पष्ट रूप से पहले से पता है। अब स्वर संधि, स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि से शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि स्वर से स्वर का मेल होने पर, स्वर, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? स्वर से स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है, स्वर संधि होती है। इसको संकेत रूप में आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि स्वर धन स्वर बराबर अच। तो स्वर से स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है। इसका उदाहरण आप अभी स्पष्ट रूप में देख चुके हैं। कोई और दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, जैसे विद्या धन आलय, विद्या आलय। विद्या में आ है और आलय में आ है, ये दोनों आ और आ मिला रहे हैं आप तो होता है आ, तो दोनों को जोड़ दिया तो बन गया विद्यालय। तो यहाँ पर स्वर से स्वर का मेल हो गया, आ धन आ बराबर आ, ये मेल हुआ। आ और आ के मिलने पर आ होता है, इसलिए विद्या धन आलय जुड़ गया तो विद्यालय। ये दो पदों का आपस में जो मेल हुआ, जो दूसरी परिभाषा हमने आपको संधि की बताया था कि दो शब्दों के मिलने पर जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसी का नाम है संधि। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वही परिवर्तन हो रहा है, स्वर से स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है। ये स्पष्ट हो गया आपका। दूसरी संधि का नाम है आपके व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के विषय में देख लिया जाए। ये है नंबर 2 व्यंजन, इसी को हम कहते हैं हल। हल माने व्यंजन, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन से या तो व्यंजन मिलेगा या व्यंजन से स्वर मिलेगा, तब व्यंजन संधि होगी, हल संधि होगी। इसका उदाहरण आप देख लें संकेत रूप में, व्यंजन से व्यंजन ना, जैसे किसी व्यंजन से व्यंजन को मिलाइए तो उसमें जो परिवर्तन होगा उसी को आप व्यंजन संधि के अंतर्गत रखेंगे। और कहीं कहीं पर आएगा कि व्यंजन से स्वर का मेल होगा तो वहां पर व्यंजन संधि तब भी होगी। तो जो व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा और व्यंजन से स्वर का मेल होगा, तो उसी से जो परिवर्तन होगा वह आपकी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए
हरिश धान शेते शब्द है। ठीक, अब यहां पर देखें हरिश ये भी स, ये भी व्यंजन है, और शेते ये श भी व्यंजन है। जब इन दोनों को मेल कराते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो व्यंजन से व्यंजन का मेल होने पर ये जो दंत स है आपका, ये तालव्य स हो जाता है। इसके लिए सूत्र आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे स्पष्ट शब्द आपका क्या बन रहा है, हरिष्येते। ये व्यंजन से व्यंजन का मेल होने पर ये शब्द बना। व्यंजन से स्वर का मेल कराइए, जैसे वाक धन ईशा, ये मिल गया। अब यहां पर का जो है व्यंजन है, ई देख रहे हैं, स्वर है, तो व्यंजन से स्वर का मेल, तो व्यंजन से स्वर का मेल होने पर शब्द बन रहा है आपका वागीश। क का ग पहले अक्षर का तीसरा वर्ण हो जाता है। आगे हम समझे जब पढ़ने लगेंगे तो विस्तार से इसको समझ लेंगे सब लोग। तो वाग धन ईशा से बन गया वागीश। ये आपके व्यंजन संधि का पूर्ण रूप में उदाहरण सहित व्याख्या है। अर्थात व्यंजन से व्यंजन का या व्यंजन से स्वर का, इसको आप स्पष्ट रूप से इस तरह भी लिख सकते हैं कि व्यंजन धन व्यंजन या स्वर, व्यंजन धन व्यंजन या स्वर मिलने पर आपका हो जाएगा हल, हल व्यंजन, हल संधि। ये हल संधि कर लीजिए, चाहे व्यंजन संधि कर लीजिए। ये आपका व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर का मेल होने पर ये व्यंजन संधि बन रही है। ये आपकी दूसरी संधि हो गई, दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरा प्रकार आपका है स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। तीसरा प्रकार है आपका विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के विषय में देख लिया जाए, उसके बाद तब स्वर संधि के भेद के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। विसर्ग संधि ये है तीसरा प्रकार है, नंबर 3, वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग से व्यंजन या स्वर का मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि होती है। विसर्ग का चिन्ह आप सभी लोग जानते ही हैं, ये है विसर्ग का चिन्ह। विसर्ग का चिन्ह ये स्पष्ट रूप में है, विसर्ग का चिन्ह। तो विसर्ग का व्यंजन से या विसर्ग का स्वर से मेल होने पर व्यंजन विसर्ग संधि आपकी होती है। तो विसर्ग से व्यंजन या स्वर का मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। इसका उदाहरण आप देख लें, जैसे कोई संकेत के रूप में एक उदाहरण देख लें, जैसे है विसर्ग। उदाहरण के रूप में जैसे नमः धन ते, नमः ये विसर्ग है, आगे त आपका व्यंजन है, ये जुड़ रहा है, जुड़ने पर शब्द बन रहा है नमस्ते। विसर्ग का स हो जाता है, विसर्जनीय से स। आगे हम लोग सूत्र जब पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे। नमः धन ते नमस्ते। तो ये उदाहरण सहित तीनों परिभाषाएं आपको व्याख्यायित कर दी गई, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब पहली संधि है आपकी स्वर संधि। अब स्वर संधि के विषय में हम लोग विस्तार से वर्णन करेंगे। स्वर संधि के कौन कौन से भेद हैं, पहला भेद कौन सा है, अब एक एक करके हम लोग उस पहले स्वर संधि पर चलते हैं और उसके बाद तब व्यंजन और विसर्ग संधि को देखेंगे। तो अब पहली संधि हम लोग स्वर संधि के भेद अब देखेंगे। स्वर संधि के भेद इसी में जोड़ दे रहे हैं, स्वर संधि के भेद। ये स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के कुल 7 भेद हैं।
सामान्य रूप से आपको 5 ही प्रमुख भेद 5 ही बताए गए हैं, लेकिन 2 पूर्व रूप पर रूप 2 और मिलाकर के स्वर संधि के कुल 7 भेद माने जाते हैं। तो स्वर संधि का जो पहला भेद है, पहला प्रकार है, वो है नंबर 1, वो है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, ये स्वर संधि का पहला प्रकार है। अब दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या है, सूत्र भी देख लिया जाए। सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ, ये आपका सूत्र है। अब दीर्घ स्वर संधि का नियम क्या बनेगा, नियम क्या है, अक सवर्णे दीर्घ। अक एक प्रत्याहार है, इसको अभी पूर्व में आप लोग देख चुके हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ री लृ, अ ई उ री और लृ, ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो सवर्ण, उसी का सवर्ण, समानम वर्णम सवर्ण, समान वर्ण आने पर दीर्घ, दीर्घ हो जाता है। अब इसका नियम क्या हो गया कि अक प्रत्याहार अर्थात अ ई उ री लृ के बाद समान वर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। ये आपके दीर्घ स्वर संधि का नियम है। अक प्रत्याहार अर्थात अ ई उ री लृ के बाद समान वर्ण आने पर, अर्थात यही 5 वर्ण में से कोई वर्ण आएगा, समान रूप से आएगा, तो इनके आने पर, दोनों के आपस में मिलने पर दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। दीर्घ हम लोगों ने वर्ण के अंतर्गत जब देखा था तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत देखा था, तो वही दीर्घ है। दीर्घ माने बड़ा, उसके अंतर्गत आपने देखा था 8 वर्ण आए थे इसमें। तो अब यहां पर इसको एक सिद्धांत के रूप में हम और आपको सरलीकृत कर देते हैं, देख लें कैसे। अ आ धन अ आ बराबर होता है आ, फिर ई धन ई बराबर बड़ी, उ धन उ बराबर होता है बड़ा उ। फिर है आपका री धन री बराबर बड़ी। अब चौथा जो आपका 5वां जो अक्षर लृ है, लृ का कोई उदाहरण नहीं मिलता है, इसलिए 4 ही मुख्य रूप से इसमें है। ये एक आपका सिद्धांत हो गया, मुख्य नियम के अंतर्गत ये व्यवस्था आपकी हो गई। ये चार्ट आपको एक तैयार है, तो निश्चित रूप से पूरा दीर्घ स्वर संधि आपके एकदम स्पष्ट मानस पटल पर है। ये स्पष्ट रूप से संकेत कर रहा है कि अ आ और अ आ के मिलने पर आ होगा, ई और ई के मिलने पर बड़ी हो जाएगा, उ धन उ के मिलने पर बड़ा उ हो जाएगा, री और री के मिलने पर बड़ी री हो जाएगा। ये पूरी व्यवस्था आपके नियम के अंतर्गत है। अब एक एक करके उदाहरण इसका हम स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण मैं आपको इतना सरलीकृत ढंग से समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। वो कैसे, सबसे पहले हम अ आ का उदाहरण आपको संकेत कर रहे हैं, इसको पहले हटा देते हैं। अब देखा जाए कि उदाहरण के रूप में चारों का उदाहरण हम पहले आपको संकेत कर दे रहे हैं, उसके बाद आप अपने ढंग से इन उदाहरणों को निश्चित रूप से अभ्यास कर लेंगे। जैसे उदाहरण,
उदाहरण के रूप में जैसे राम धन अवतार, ये आपका दो पद मिला, राम धन अवतार। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से देखिए विस्तार से इसको समझा दे रहा हूं कि कैसे आपको दोनों पदों को जोड़ना है। ये है रा, देख रहे हैं म में आप स्वर को निकाल लीजिए, कौन सा स्वर है? अ है। म जो पूरा वर्ण आपका है, इसमें व्यंजन में हमेशा स्वर मिला रहता है। बिना स्वर की सहायता के आप जानते हैं कि व्यंजन पूर्ण नहीं है, नहीं बोला जा सकता है। तो म में आपने अ को निकाल लिया। अब आगे अ, व, ता, र, हर वर्ण आपके स्पष्ट हो गए। अब देखिए हमने अभी आपको संकेत किया कि पहले पद के अंतिम वर्ण को, दूसरे पद के प्रारंभिक वर्ण को। पहले पद का अंतिम वर्ण है अ, दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण है अ। ये दोनों आपने मिला दिया। ये दोनों जब आप मिला रहे हैं तो अ और अ, अभी चार्ट के अंतर्गत आपने देखा था कि अ और अ के मिलने पर होता है आ। अब हर पदों को पुनः मिला दीजिए, हर वर्णों को पुनः मिला दीजिए, आपका एक नया शब्द तैयार हो जाएगा। अब देखिए रा, ये हुआ रा। म में ये दोनों अपना काम कर चुके, इन दोनों के स्थान पर आ गया है, तो म में आ की मात्रा जोड़ देंगे तो रामा, रामा हो जाएगा। आगे बचा व, फिर है ता, फिर है र। ये शब्द आपका बन गया रामावतार। राम धन अवतार, इससे स्पष्ट शब्द बन गया रामावतार। उदाहरण के रूप में आपको कहीं भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हर पदों को, हर वर्णों को हमने स्पष्ट रूप से एकदम अलग अलग कर दिया, और उसके बाद किसको किससे जोड़ना है वह संकेत करके तब आपका एक नया परिवर्तन हुआ है। जो नया परिवर्तन होता है उसी का नाम संधि है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये रामावतारा एक नया शब्द आपका बना। तो अ से अ का जोड़ हुआ। इसी तरह से कोई दूसरा शब्द आप देख लें, दूसरे शब्द के माध्यम से और आप स्पष्ट कर लें। जैसे धन धन अर्थी, ये तो यहां पर ध न में आप देख रहे हैं अ स्वर है, फिर आपका अ है, उसके बाद थी है। अब इस अ और इस अ को आपने मिला दिया तो आ बन गया। अब हर पदों को आप जोड़ लीजिए। ध न में आ जुड़ा ना और थी, ये बन गया आपका धनार्थी। ये स्पष्ट शब्द आपका बन गया, धन धन अर्थी से धनार्थी। इसी तरह से आ का उदाहरण कोई आप संकेत के रूप में देख लीजिए कि जैसे यहां पर ही देख लें, जैसे महा धन आत्मा, महाधन आत्मा। अब म ह में आपने आ को निकाल लिया, फिर आगे आपका है आ, फिर है त मा। इसको एक साथ कर देते हैं क्योंकि हमको आवश्यकता केवल लिखने की है। आ और आ को मिलाया हमने तो इससे भी दीर्घ आपका मिला आ। अब शब्द आप देखें क्या बनता है। म, ह में आ को जोड़ दिया, हा आधा त और म, महात्मा। तो आ और आ को जोड़ने पर भी देखें आ मिला, और अ को जोड़ने पर भी आ मिला। ये आपका पहला उदाहरण रहा। अ से अ या आ से अ या आ से आ को जोड़ने पर आ होता है। ये उदाहरण के द्वारा आपका स्पष्ट हो गया। अब दूसरा है अ के बाद ई। ई के विषय में हम लोग देखें, ई का उदाहरण देख लिया जाए और स्पष्ट हो जाएगा। ई जैसे गिरि धन इंद्र, गिरि धन इंद्र। अब इसमें है आपका गी, र में छोटी की मात्रा लगी है, यहां छोटी की मात्रा को अलग कर लिया हमने, र को व्यंजनांत कर दिया, उसमें से स्वर को निकाल लिया ई को, आगे ई फिर इंद्र। हर वर्ण आपके स्पष्ट हो गए। अब पहले पद का अंतिम वर्ण है ई, दूसरे का प्रारंभिक वर्ण है ई,
इन दोनों के मिलने पर होता है बड़ी री। अब जोड़ लीजिए, आप देखें क्या शब्द बनता है, गी, र में बड़ी की मात्रा हो जाएगी री, आगे है इंद्र, बन गया आपका गिरिंद्र। गिरि धन इंद्र गिरिंद्र, ये आपका स्पष्ट शब्द बन गया। इसी तरह से जैसे नदी धन ईश, ये शब्द हमको मिल गया। न द में बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा को निकाल लिया, द को व्यंजनांत कर दिया, आगे है ई, फिर श है, अब ई और ई, पहले पद के अंतिम स्वर को दूसरे के प्रारंभिक स्वर को दोनों को मिला दिया तो बन गया बड़ी ई। अब शब्द को जोड़ लें तो न द में बड़ी की मात्रा लग जाएगी दी, आगे बचा है श, शब्द बन गया आपका नदीश। ये स्पष्ट रूप से हमने आपको ई का भी उदाहरण संकेत कर दिया। गिर धन इंद्र, नदी धनीशा, अनेक इसके बाद उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को आप अच्छे ढंग से अभ्यास करिएगा और आप एकदम पूर्ण रूप से इसको अस्थायी रूप से मजबूती से समझ लेंगे। अब अगला है अ ई उ। उ का उदाहरण देखा जाए। उ के उदाहरण को देख ले, संकेत के रूप में हम समझ लें। उ जैसे भानु धन उदय, ये है। तो यहां पर है भा, न में देखें कौन सा स्वर है, छोटा उ, तो न को हलंत करके स्वर को निकाल लिया उसमें से, उसके बाद है उ, फिर है द, फिर है य, तो उ और उ को मिला दिया तो यहाँ बड़ा उ मिल गया। अब जोड़ लीजिए, भा, न में बड़ा उ की मात्रा लग गई नू, फिर द बचा य, बन गया आपका भानुदय। भानु धन उदय से शब्द आपका बन गया भानुदय। अब इसी तरह से अनेक उदाहरण आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप वैसे भी अनेक प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से इसको और स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे गुरु, गुरु धन उपदेश, तो यहां पर भी देखें गु, अब रू है तो रू में से, र में से क्या करेंगे, उ को निकाल लेंगे, र को हलंत कर देंगे, उ को निकाल लिया, फिर उ, फिर प, फिर दे, उसके बाद श, तो उ और उ को मिला दिया, बड़ा उ हो गया। अब पूरे शब्द को मिला दिया तो गु, अब र में बड़ा उ, गुरु, आगे बचा प, दे, श, गुरु पदेश। ये आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि कहीं आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। चाहे छोटा ऊ से छोटा ऊ का मेल हो, चाहे बड़ा ऊ का बड़ा ऊ से मेल हो, शब्द आपका वही बनेगा। दोनों के मिलने पर वही आपकी स्थिति होगी, बड़ा ऊ की मात्रा ही होगी। अब अगला देख लें, चौथा है री, अ ई उ री। री का उदाहरण देख लिया जाए। री से संबंधित उदाहरण, इसको भी स्पष्ट रूप से देख लें। जैसे होत्र धन ऋकार, ठीक। तो यहां पर देखें हो, उसमें से री को निकाल लीजिए आप, फिर उधर आपका है री, फिर है का और उसके बाद है र। तो री और री, पहले पद का अंतिम री, दूसरे पद का प्रारंभिक री, इन दोनों री को आपने जोड़ दिया तो आपको बड़ी री मिल गया। अब पूरे शब्द को जोड़ लीजिए तो बन जाएगा हो, अब त में बड़ी री, हो त्री, आगे मिला का और र, होत्रिकार। ये आपका शब्द रहा। जैसे मात्र धन ऋणम, अब इसमें भी जोड़ दीजिए आप, मां त में आपका री, फिर है री, उसके बाद है र और फिर है म। ये री और री को मिला दें तो आपका बन गया बड़ी री। अब इसको जो मां त में बड़ी री जोड़ दिया त्री, उसके बाद है र, फिर म, बन गया मातृ
ण। ये स्पष्ट उदाहरण आपके चारों के हो गए। दीर्घ स्वर संधि के ये चारों व्यवस्थाएं जो दी गई हैं अ ई उ, हमने आपको पहले संकेत किया कि जो री है उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता है, इसलिए इन चारों का उदाहरण हमने दो दो करके आपको स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया है। अनेक उदाहरण भी आपको मिलेंगे, अनेक व्यवस्थाएं हैं इसमें, अनेक शब्द मिलेंगे उनको, लेकिन इसी नियम के अंतर्गत वह शब्द आप देखिए, उस शब्द को देख करके इस सूत्र के नियम को आप उस पर लागू करिए। यदि लागू होता है तो निश्चित रूप से इस संधि का वह उदाहरण होगा। ये आप स्पष्ट रूप से समझ लें। ये पूर्ण रूपेण दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण आपको सूत्र सहित, उसके नियम सहित, उसके उदाहरण सहित विस्तार से हमने संकेत कर दिया, समझा दिया। अब दूसरी स्थिति हमारी क्या बनती है? दूसरा जो हमारी संधि है वह दूसरी संधि है हमारी, वो है गुण स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि हम लोगों ने अच्छे ढंग से समझ लिया। अब दूसरी संधि है हमारी, वो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि के विषय में देख लेते हैं। नंबर 2, गुण स्वर संधि। इसका सूत्र है आद गुणक। ये सूत्र है हमारा आद गुणक। अब आद गुणक जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र के आधार पर हम लोग देखें कि क्या इसमें नियम इसका बनता है। इसके नियम को आप स्पष्ट रूप से देख लें। नियम आद गुणक, इसमें क्या है कि अ आ के बाद इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार अर्थात क्या क्या आएगा? ई उ री ली के आने पर, के आने पर दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर क्रमशः, दोनों को मिलाकर क्रमशः ए ओ अर तथा अल हो जाता है। अब देखें, अ या आ के बाद इक प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री ली ये चार वर्ण आते हैं। तो इनमें से कोई वर्ण आएगा तो दोनों को मिलाने पर क्रम से जिस तरह का वर्ण, जो वर्ण आएगा उसी के आधार पर क्रम से ए ओ अर तथा अल हो जाएगा। ए ओ को ही गुण कहा जाता है। आप चाहें तो इसको और स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि ए तथा ओ को गुण कहा जाता है। ये अब इसको चार्ट के रूप में और स्पष्ट आप देख लीजिए कैसे आप करेंगे। अ आ धन ई बराबर हो जाएगा ए। फिर अ आ धन उ बराबर हो जाएगा ओ। अ आ धन री बराबर हो जाएगा अर। अ आ धन री बराबर हो जाएगा अ ल। ये आपका सामान्य सिद्धांत चार्ट के रूप में स्पष्ट हो गया। इसे यही इसका मूल है। अ या आ के बाद ई या ई के आने पर ए हो जाएगा। अ या आ के बाद उ या उ के आने पर ओ होगा। अ या आ के बाद री या री के आने पर अर हो जाएगा।
अ या आ के बाद ली या ली के आने पर अल हो जाएगा। उदाहरण एक यहाँ पर ऐसे स्पष्ट के रूप में आपको संकेत कर देते हैं, जैसे जैसे सूर धान ईशा। एक उदाहरण आपको दिखा देते हैं, सूर धान ईशा। तो सु र में से स्वर को आपने निकाल लिया अ, फिर है आपका ई, उसके बाद है श। अ और ई पहले पद के अंतिम स्वर को दूसरे पद के प्रारंभिक स्वर को आपने जोड़ा, तो सूत्र आपका कह रहा है कि अ या आ के बाद ई या ई के आने पर ए हो जाता है। तो अ या आ के बाद ई या ई आ गया है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा ए। अब पूरे पद को जोड़ दीजिए तो शब्द आपका स्पष्ट हो जाएगा। सु र में ए की मात्रा लग गई ए, उसके बाद बचा श, शब्द आपका स्पष्ट हो गया सुरेश। ये पूर्ण व्यवस्था रही आपकी गुण स्वर संधि की। ये गुण स्वर संधि का एक उदाहरण हमने आपको संकेत किया ए का। आगे अब अन्य उदाहरणों को भी बता रहे हैं, क्योंकि चार्ट लिखा था इसलिए एक उदाहरण आपको स्पष्ट कर दिया गया। अब आगे इसको मिटा करके हम अन्य उदाहरणों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखें, आराम से विधिवत उसको अच्छे ढंग से समझ लें, कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक उदाहरण हमने आपको संकेत कर दिया है, अब आगे उदाहरण देख लिया जाए। उदाहरण जैसे अभी एक उदाहरण हमने दिया आपको ना, उसी तरह से जैसे गण धन ईश, ये है आपका ग, र में स्वर है आपका अ, उसके बाद है ई, फिर मिला श, इनको जोड़ दिया और ई, तो मिल गया आपका ए। अब पूरा शब्द देखें, आपका ग र में ए की मात्रा लग गई रे, आगे बचा श, बन गया गणेश। सुरेश, महेश, दिनेश, रमेश, गणेश, अनेक शब्द आप इस तरह से बना सकते हैं। अब आगे हम देखें, संकेत आपको कर रहे हैं, जैसे सुरेंद्र बनाना हुआ, महेंद्र बनाना हुआ, तो क्या बन जाएगा? महा धन इंद्र। तो ह में आ की मात्रा है, आ स्वर को निकाल लिया, उसके बाद ई है, फिर है इंद्र, तो आ और ई को जोड़ दिया, इसमें भी ए हुआ। अब ह में ए की मात्रा लग गई हे, आगे इंद्र, शब्द बन गया आपका महेंद्र। ये स्पष्ट आप देख रहे हैं कि एक एक वर्णों को हम अलग अलग करके आपको अच्छे ढंग से समझा दे रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको ना हो। ये आपका पहला है अ या आ के बाद ई या ई के मिलने पर ए हो जाता है। अब दूसरी व्यवस्था देखें कि अ या आ के बाद दूसरे किस वर्ण को मिलाते हैं तो क्या बनता है। ई के बाद दूसरा वर्ण आपका है उ, तो जैसे महा धन उदय, देख लिया जाए, ये है आपका म, इसमें ह में से आ को निकाल लिया, फिर है उ, फिर द, उसके बाद ये। अब आ और उ, अभी हमने चार्ट जो बनाया था आपके सामने, अ या आ के बाद उ या उ के आने पर होता है ओ आपका स्पष्ट हो गया। आ और उ का काम खत्म हो गया, अब इनका स्थान ले लिया ओ ने। अब शब्दों को, पदों को जोड़ दीजिए, निश्चित रूप से एक नया शब्द आपका मिल जाएगा। वो है म, ह में ओ को जोड़ दीजिए हो, फिर है द या महोदय, ये आपका स्पष्ट शब्द बन गया महोदय। इसी तरह से दूसरा सूर्य धन उदय। अब देखिए सु, इसमें से अ को निकाल लिया, सूर्य धन उ द य, और उ को जोड़ लिया, यहां पर भी हो गया आपका ओ। अब जोड़ दें, हो जाएगा सु। अब इसमें ओ की मात्रा जुड़ गई, तो ओ की मात्रा एक ऊपर एक नीचे, एक पाई ऊपर एक पाई नीचे, तो बन गया सूर्यो, फिर बचा द और यह, शब्द आपका बन गया सूर्योदय। ये आपका उ और उ का उदाहरण हो गया, अ और आ के साथ जुड़ करके। ये आपके
महोदय, सूर्योदय, देवोदय, अनेक भारतवर्षोन्नति, अनेक शब्द आपके बनेंगे। अब तीसरी स्थिति क्या है उसमें, ई उ री। देखा जाए री, जैसे देव, धन, ऋषि, ये। अब इसको देखिए, दे व में से स्वर को निकाल लिया आपने, अ को, फिर इधर आपका है री और उसके बाद है शी। तो अ और री, ये सूत्र आपका, नियम आपका कह रहा है कि अ या आ के बाद री या री आए तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है, अ र, हलंत। अब जोड़ लीजिए, देखिए क्या शब्द बनता है आपका, दे व हलंत है, इसमें अ जुड़ा तो पूरा व बन गया। अब ये र जो है ये शी के ऊपर चला जाएगा उड़ंतु के रूप में, तो बन जाएगा देवर्षि। क्या शब्द बन गया, देवर्षि ना। इसी तरह से अनेक देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, अनेक शब्दों को आप बना सकते हैं। जैसे महाधन, ऋषि। अब इसमें भी देखें, में आ की मात्रा, फिर हो गया री, फिर है शी। आ और री को जोड़ दिया, आपको मिल गया अर। अब जोड़ लीजिए, में अ जुड़ा, पूरा पूरा ह, ये र जो है शी के ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा महर्षि। ये उदाहरण आपके रहे, अ या आ के बाद री या री के आने पर अर हो जाता है, उससे संबंधित ये उदाहरण आपके रहे। देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, अनेक शब्द इस तरह से बनेंगे। अब आगे क्या है, अ ई उ री, आगे एक है ली। ली का एक उदाहरण देख लें। ली का उदाहरण देख लिया जाए। ये जैसे तव, धन, ली, कारण, ये। अब यहां पर है त व में आपने देख लिया, अ को निकाल लिया, फिर है आपका ली, फिर का, फिर र, अ और ली। सूत्र पर जाइए, अ या आ के बाद ली या ली के आने पर हो जाता है अ ल अल। अब जोड़ लें, एक नया शब्द आपको मिल जाएगा, व में अ जुड़ा, पूरा व। अब ये ल किसी के साथ जुड़ने की स्थिति में नहीं है तो ये आधा ल हो जाएगा। आगे बचा का और फिर रह, बन गया तवल कार। ये आपका शब्द बन गया तवल कार। तव धन लृकार से तवल कार। तो इस तरह से जो भी शब्द आप बनाएंगे, जैसे अगर और कोई शब्द इसी से बनाना चाहें तो आप बना लीजिए। जैसे मम धन लिकार, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इस म में अ को निकाल लें, फिर हो गया ली, फिर का, फिर र, अ और ली को मिला दिया, यहाँ पर हो गया अल। अब बना म, अब इस म में पूरा म मिल गया, म आगे आधा ल, फिर का र, ममल कार। इस तरह से अनेक शब्दों को बना सकते हैं। नियम के अंतर्गत ध्यान रखना है कि जो भी शब्द आपको मिल रहा है वो चाहे संधि करने को मिले चाहे संधि विच्छेद करने को मिले, दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि चाहे पूर्ण शब्द मिलता है उसमें आपको विच्छेद करना है, और यदि अलग अलग पद मिलते हैं तो उसमें आपको संधि करना है। ये उदाहरण रहे। इस तरह से अनेक उदाहरण आपको स्पष्ट रूप से मिलेंगे। ये आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। आज इन दोनों संधियों के विषय में विस्तार से वर्णन किया गया।
आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और आगे अब अगले भाग में हम लोग स्वर संधि के जो और भेद शेष बचे हुए हैं उन पर अध्ययन करेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग अच्छे ढंग से इसको परिश्रम के साथ पुनः जिस तरह से हमने मेहनत करके आपको संकेत किया है, आपकी संतुष्टि ही हमारे सफलता का परिचय है, हमारे परिश्रम का परिणाम है। इसलिए आपको अगर पूर्ण रूप में संतुष्टि मिलती है तभी मैं समझूंगा कि मेरा परिश्रम सफल रहा। धन्यवाद।